ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेन पांडे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप यहां कुछ देख रहे होंगे कि सारा कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, तो ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कोशिश की कि वीडियो अच्छे से शूट हो जाए, हुआ भी, लेकिन कुछ परिस्थितियां शायद नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी या जो भी रहा होगा वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। वीडियो करप्ट दिखा रहा था, तो मैंने दोबारा कोशिश की और कि मैं इसको अपलोड करूं, लेकिन दोबारा भी नहीं हुआ। तो मैंने पुनः कोशिश की है और मैं चाहूँगा कि इस बार ये वीडियो अच्छे से अपलोड हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो विलेज पालमपुर का लास्ट टॉपिक होगा। द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर का जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसकी जो मेरिट्स हैं वो क्या हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ द पालमपुर, और पालमपुर के जो किसान हैं उनके बीच जो ज़मीन का बंटवारा है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम जो ये हमारी लैंड है उसको हम सस्टेन कर सकते हैं, क्या उसको सस्टेन किया जा सकता है या नहीं, उसके विषय में हम कुछ अध्ययन करेंगे। तो वी आर गोइंग ड्रा द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दीज पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वन क्वेश्चन फॉर यू, हु इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? राइट इन द कमेंट बॉक्स। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। द ग्रेट इंक्रीज ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया इन द 1960s। 1960 में भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में तेजी के साथ वृद्धि हुई। इसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि अनाजों का अत्यधिक उत्पादन ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। अब उस हरित क्रांति में या ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अभी जुड़ेंगी। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल है। तो नो एज द ग्रीन रेवोल्यूशन इट कुड हैपन ओनिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इसने क्या किया, आधुनिक कृषि को जन्म दिया, आधुनिक कृषि के तरीकों को इसने इंट्रोड्यूस किया। इंडिया सच एज यूज द HYB सीड्स, आई मीन हाइब्रिड सीड्स, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यूजिंग फार्म मशीनरी। तो इट मीन्स टोटल इज नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इन सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है? तो हाइब्रिड सीड्स हैं, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, और यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और फिर यूजिंग फार्म मशीनरी, यानी ट्रैक्टर है, कंबाइन है, हैरो है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है। इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, खेती जब करते हैं तो इससे उत्पादन में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, और उत्पादन में बढ़ोतरी ही क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति है। अब कुछ मेरिट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसको देख लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या हैं, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला इम्पैक्ट क्या है, पहली मेरिट क्या है, इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी जो कृषि उत्पादन है उसमें तेजी के साथ बढ़ोतरी होगी। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार के अवसर अवेलेबल होंगे। क्लियर। स्ट्रेंथनिंग द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग धंधे और एग्रीकल्चर के बीच एक मजबूत लिंक बढ़ाएगा, जोड़ बढ़ाएगा। क्या ये ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे बढ़ाएगा भाई, जब हमारे यहाँ खेती में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा,
तो जो अन इंडस्ट्रीज हैं बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री जो भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी 3 कैटेगरीज हैं। इंडस्ट्रीज़ की 3 कैटेगरीज हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है, सेवा वाली चीज़ें आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर के लिए मस्ट है। जैसे अगर काटन अगर हम उगाएंगे, काटन का मतलब कपास यानी सूत, तो काटन का जो प्रोडक्शन होगा वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, यानी वो प्राइमरी सेक्टर का है। और उस काटन से हम क्या करेंगे, उसको हम इंडस्ट्रीज़ में प्लेसमेंट करेंगे, जिससे वहाँ पर फिनिश गुड के रूप में हमें कपड़े प्राप्त होंगे, क्लॉथ्स प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उसमें फिनिश गुड के रूप में वो काटन कन्वर्ट होकर के हमारे यूज़ के लिए बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में क्या हुआ, एक मजबूत जुड़ाव हुआ, किसके बीच, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच एक मजबूत जुड़ाव का द्योतक है, एक स्टैंडर्ड है क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। एक तो इम्पैक्ट ये रहा, इसकी ये मेरिट रही। दूसरा देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड, यानी जो किसान हो गए अब वो मार्केट ओरिएंटेड किसान हो गए, यानी जो किसान का प्रोडक्शन है वो मार्केट में डिमांड उसकी बढ़ने लगी। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, यानी कि मेरिट्स हैं किसकी, अरे भैया ग्रीन रेवोल्यूशन की मेरिट्स हैं, और किसकी, आइए देखते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए इस ग्रीन रेवोल्यूशन के, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। पहला यही है कि लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। क्यों भाई, अधिक से अधिक जब हमने क्या यूज किया, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इससे क्या हुआ, जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये पहला डीमेरिट हुआ किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्यों भाई, अधिक से अधिक अन्न उत्पादन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, जिससे जो हमारी सॉइल है वो धीरे धीरे या तो उसका बेस बढ़ जाएगा या उसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी, और बेस या एसिडिटी दोनों बढ़ना खेत की मिट्टी के लिए नुकसानदायक है। उसकी पीएच वैल्यू बढ़ेगी। पीएच वैल्यू आप विज्ञान में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, खास करके केमिस्ट्री या बायो में पीएच वैल्यू पढ़ाई जाती है। तो आप अपने सर से पूछ सकते हैं या मैम से कि व्हाट इज़ पीएच वैल्यू। डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। अब क्या होगा, जब हम फार्मिंग ज़्यादा पैमाने पर करेंगे, अत्यधिक केमिकल का प्रयोग करेंगे, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, तो हमको खेत को मैनेज करने के लिए, खेत को बनाए रखने के लिए, फील्ड को बनाए रखने के लिए, और जो उसमें फसल है, क्रॉप है, उसकी ग्रो को बनाए रखने के लिए हमको पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पानी हम कहाँ से लाएंगे, सिंपल सी बात है, अंडरग्राउंड वाटर का हम यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, अत्यधिक ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल, डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। इससे क्या होगा, जो ज़मीन का जल स्तर है या जल तालिका है वो धीरे धीरे डाउन जाएगी। इससे क्या होगा, वाटर लेवल कम होगा, और फिर बाद में हमको इरिगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक डीमेरिट्स ये हो गई। दूसरा क्या है, इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटीज़। इससे भी क्या होता है, क्षेत्रीय भेदभाव बढ़ता है। डिस्पैरिटीज़ माने भेदभाव, तो क्षेत्रीय भेदभाव बढ़ता है। जैसे हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन करते हैं, यूपी के किसान देख लीजिए उनकी तुलना में कम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या है, क्षेत्रीय भेदभाव है। दूसरा क्या है, इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़। इसके साथ ही साथ आंतरिक व्यक्तिगत असमानता भी बढ़ती है। जैसे एक गांव में कोई बड़ा किसान है तो उसके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन कोई छोटा किसान है तो उसके यहाँ प्रोडक्शन कम होगा। तो इस तरीके से आंतरिक व्यक्तिगत दूरियां भी बढ़ाती है क्या, ये ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हो गए। आइए देखते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। अब पालमपुर के जो किसान हैं उनके बीच में जो ज़मीन का बंटवारा है वो कैसे है, देख लेते हैं।
स्मॉल लैंड आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। छोटी ज़मीन किसके लिए है? जो छोटे किसान हैं उनके पास कम ज़मीन है खेती करने के लिए। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड्स मोर देन हाफ ऑफ द एरिया, और आधे से अधिक लैंड पर जो गांव की ज़मीन है कवर्ड बाय द प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, जो एक बड़ी क्षेत्रफल में फैली हुई है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज, वहाँ पर लगभग 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं, यानी आधे से अधिक ज़मीन पर 60 परिवारों का अधिकार है जो मध्यम और बड़े परिवार और मध्यम और बड़े प्रकार के किसान हैं, जिनके पास खेती की ज़मीन 2 हेक्टेयर व उससे ज़्यादा है। कुछ किसान तो ऐसे हैं, आ फ्यू द लार्ज हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स। कुछ किसान तो ऐसे हैं भैया कि उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। और इतना ही नहीं, कुछ गांव के मेंबर ऐसे भी हैं, लगभग 150 फैमिलीज़, क्योंकि पालमपुर में कुल कितने फैमिलीज़ हैं? तो 450। इसमें से 150 फैमिलीज़ ऐसे हैं जो लैंडलेस फैमिलीज़ हैं। और वो क्या हैं? एससी और एसटी, यानी एससी एसटी वाले ऐसे 150 फैमिलीज़ हैं जो लैंडलेस फैमिलीज़ हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड इन द पालमपुर। तो 150 परिवार ऐसा है जो लैंडलेस है, और बाकी के परिवार जो हैं उनके पास कुछ ज़मीनें हैं, और 60 फैमिलीज़ ऐसी है जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं। उसमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। तो विल द लैंड सस्टेन, इसको देखते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम इसका यूज करें तो बड़ी ही सतर्कता और केयरफुली के साथ इसका यूज करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट, जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, यानी जो ये लैंड है, ये नेचुरल रिसोर्स है, इसका हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है? इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये कौन बता रहा है? ये साइंटिफिक रिपोर्ट बताती है। और ऐसा क्यों है कि हमारी ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है? उसका मेन रीज़न है पेस्टिसाइड्स एंड यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर आर ओवर यूज द नेचुरल लैंड्स, प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं, ओवर जो लैंड है उसका हम ओवर यूज करते हैं। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवुलेशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन रेवुलेशन किससे जोड़ा जाता है? बहुत सारे क्षेत्रों में लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा कुछ क्षेत्रों में ग्रीन रेवुलेशन के साथ जोड़ा जाता है कि ग्रीन रेवुलेशन के कारण क्या है? जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे घट रही है ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और उसका कारण क्या है? अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग। तो रासायनिक खादों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी जो फूड ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए हम क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, और लगातार ग्राउंड वाटर का यूज़ क्या करता है? फॉर ट्यूबवेल के माध्यम से इरिगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। तो ये क्या है? जब इरिगेशन ट्यूबवेल के माध्यम से इरिगेशन या सिंचाई करते हैं तो जो वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर का वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड होता है, कम हो जाता है। और आने वाले समय में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो वाटर टेबल है, यानी कि पानी की जो तालिका है ज़मीन के अंदर, एक दिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और हम पानी के लिए परेशान हो जाएंगे।
अभी तो हम अनाज को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं, भोजन प्रोडक्शन कर रहे हैं अनाज का, फिर क्या होगा, हमको वाटर के लिए परेशान होना पड़ेगा, पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए लैंड का सस्टेन और ग्रीन रेवोल्यूशन को भी सेफ मोड में हमको लेकर जाना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी होता रहे और हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी कम से कम लॉस हो, उनको कम से कम हानि हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक, और मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।